नमस्कार स्टूडेंट्स, इस सेशन में बात करेंगे हम क्लोज टेस्ट में जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है और इसे हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इसी एडिशन के हिसाब से है। हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज की वीडियो में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो ये क्लोज टेस्ट को हम पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इस क्लोज टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये क्लोज टेस्ट आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 10 जून 2019 वाले एग्जाम में। तो आप इस एग्जाम और इस डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को अपनी वाली बुक में, अपनी वाली एडिशन में ढूंढ सकते हैं। हर क्वेश्चंस के नीचे या आगे पीछे कहीं भी हम उस एग्जाम का नाम लिख देते हैं जिस एग्जाम में वो आया हो डेट के साथ। तो इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी आप इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में ढूंढ लें। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको सेंटेंस पढ़कर समझ में आना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है, इंफॉर्मेशन को लिखा गया है। क्योंकि जो ब्लैंक हमें दिए होते हैं वो हमारी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग प्लस वोकैबुलरी की समझ प्लस जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग, जिस थीम में, जिस कंटेक्स्ट में जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे किया गया है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग के आधार पर ये ब्लैंक हमें फिल करने होते हैं। तो तीनों चीज़ों का सही कॉम्बिनेशन, जब सही नॉलेज आपके पास होगी, तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तभी आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तीनों चीज़ें कौन सी? ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा है कि चीज़ों को पढ़कर उसको समझना, उसकी समझने की जो स्किल्स है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये क्लोज टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है काइंडनेस। देखिए, किसी भी नाउन को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। अगर हम इस काइंडनेस नाउन को सेंटेंस के किसी भी भाग से जोड़ना चाहते हैं, इस केस में हम एक नाउन से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी। प्रीपोजिशन लगाए ही इसलिए जाते हैं। प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है? प्रीपोजिशन का बेसिक फंक्शन है अपने बाद लिखे हुए किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। तो हमें यहाँ पर चाहिए एक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हम कौन सा लगाएं? विद, ऑफ, फ्रॉम या इन। देखो, फ्रॉम और इन का तो यहाँ पर स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इन लगाया जाता है किसी स्टेट को रिफर करने के लिए। अगर किसी स्टेट को आप रिफर करना चाह रहे हो तब आप इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। बाकी और भी कंटेक्स्ट है, और भी फंक्शन है जो इन प्रीपोजिशन अपने साथ लेकर चलता है, जैसे कि क्लोज्ड रूम या क्लोज्ड स्पेस को रिफर करने के लिए इनका यूज करते हैं, और किसी बाउंडेड रीजन को रिफर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी टाइम की किसी ड्यूरेशन को अगर आप रिफर करना चाह रहे हैं तो भी आप इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ। टाइम पीरियड को अगर आप रिफर करना चाह रहे हैं, जैसे कि 2022, तो ये एक ईयर, ये एक पीरियड हो गया। तो अगर आप इस पीरियड को रिफर करना चाह रहे हैं तो इन लगा सकते हैं। फ्रॉम के भी अपने अलग डोमेन है। फ्रॉम किस मीनिंग में, किस फंक्शन में, किस तरह के नाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर, किस तरह के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर फ्रॉम को यूज किया जाता है, उसके भी अपने फंक्शन और डोमेन है। तो इन और फ्रॉम तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है इनका। तो इन और फ्रॉम तो बिल्कुल ही आप यहाँ पर तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। कंफ्यूजन आपको हो सकता है विद और ऑफ में। जरा इस पर बात कर लेते हैं, विद आएगा या ऑफ आएगा। एक्चुअली में यहाँ पर आप विद भी लगा सकते हो और ऑफ भी लगा सकते हो। अगर इतनी फ्रेज आपको कहीं पर लिखी मिल जाए, अ रैंडम एक्ट विद काइंडनेस भी सही हो जाएगा, और रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस भी सही हो जाएगा। लेकिन इस कंटेक्स्ट में विद सही है, ऑफ सही है, इसी पर हम बात करेंगे। इसीलिए क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्ट्स को एक सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपको एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट दिया जाए तो उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में आप अपनी समझ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए क्लोज टेस्ट दिया जाता है। तो देख लेते हैं जरा क्या मतलब है दोनों का।
a random act of kindness versus a random act with kindness। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों सही है, ठीक है। देखो, ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है अगर हम किसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये रैंडम एक्ट क्या है, हमारा नाउन है। ये रैंडम एक्ट रिफर कर रहा है किसी अनएक्सपेक्टेड एक्ट को, किसी स्पॉन्टेनियस एक्ट को, जिसके बारे में हम प्लान ना हो। हम अचानक से कहीं पर गए और हमने वो एक्ट कर दिया, तो उस अनएक्सपेक्टेड एक्ट को, उस स्पॉन्टेनियस एक्ट को रिफर कर रहा है रैंडम एक्ट। मतलब कि मैं यहां पर लिख देता हूं अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस, जिसके बारे में हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की है, बस हम कहीं पर गए और हमने वो कर दिया बिना सोचे समझे। तो रैंडम एक्ट रिफर कर रहा है अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस एक्ट को। ऑफ प्रीपोजिशन हमने लगाया है इस एक्ट के बारे में बताने के लिए, और ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर उसके बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट काइंडनेस। तो जो ऑफ काइंडनेस प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है, ये इस एक्ट को फर्दर डिफाइन करने के लिए लगाई गई है। ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी को डिफाइन करने के लिए। तो ऑफ काइंडनेस जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है, ये रैंडम एक्ट को डिफाइन करने के लिए लगाई गई है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, रैंडम एक्ट, एक अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस एक्ट है, और किस नेचर का है, काइंड नेचर का है। तो यहाँ लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ काइंड नेचर। हम यहाँ पर इस एक्ट का नेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर इस फ्रेज की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम फ्रेज, सेम नाउन फ्रेज लिखी हुई है, रैंडम एक्ट, जिसका मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस एक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं अनएक्सपेक्टेड एक्ट। अब देखो, विद प्रीपोजिशन जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और ये जो काइंडनेस है यहाँ पर, ये जो काइंडनेस है, ये दिखा रहा है एक तरह की इंटेंशन को, इंटेंशन या माइंडसेट को, कि जिसने भी ये एक्ट किया, जो भी इस एक्ट को करने वाला था, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका माइंडसेट क्या था इस एक्ट को करते वक्त। विद काइंडनेस जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, वो प्रीपोजिशन फ्रेज भी रैंडम एक्ट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए आई है, उसके बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन दे रही है। लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पर हम ऑफ काइंडनेस से इस एक्ट को डिफाइन कर रहे थे कि एक्ट किस नेचर का है, और यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जिस पर्सन ने भी ये एक्ट किया, उसकी प्रियर इंटेंशन क्या थी, पहले से उसकी इंटेंशन, पहले से उसकी माइंडनेस क्या थी। ऐसा हो सकता है ना। आप एक सिचुएशन को जरा कंसीडर कीजिए। आपने कोई काम किया पहले से काइंड इंटेंशन को रखकर, या फिर आपने जो सोचा, आपके जो मन में आया वो कर दिया, लेकिन जो आपने किया वो काइंड नेचर का एक्ट था। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपकी एक प्रियर इंटेंशन है, प्रियर माइंडसेट है, आप काइंड बिहेवियर को लेकर काइंड इंटेंशन के साथ कहीं पर गए और आपने कुछ किया। तो यहाँ पर इस तरह का कंटेक्स्ट जनरेट होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट जो आपने किया, वो एक प्रियर इंटेंशन के साथ, प्रियर माइंडसेट के साथ किया, और वो इंटेंशन क्या थी, वो माइंडसेट क्या था, काइंडनेस। अब जरा इतनी समझ को लेकर हम अपने क्लोज टेस्ट पर आते हैं और जरा दोबारा से सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट। कैन बी कॉल्ड, इस इतनी सी इंफॉर्मेशन पर आप ध्यान देंगे, कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है वो डिफाइनिंग नेचर का है। पहले शुरू में यहाँ पर किसी एक्टिविटी को बताया गया है और इस एक्टिविटी को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। तो पूरा जो स्टेटमेंट है आपका, पूरा जो सेंटेंस है, वो डिफाइनिंग नेचर का सेंटेंस है। यहाँ पर जो कंटेक्ट है, जो कंटेक्स्ट यहाँ पर है, वो कंटेक्स्ट डिफाइनिंग नेचर का है, और डिफाइनिंग नेचर की वजह से ही हम यहाँ पर इस रैंडम एक्ट को भी फर्दर डिफाइन करते हुए चलेंगे। हम ये बताते हुए चलेंगे कि ये एक्ट जो है किस तरह का है, किस नेचर का है। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिसने भी ये एक्ट किया
उसकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशनली वो ये करने नहीं गया था, उसने कर दिया और ये एक्ट इस नेचर का है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन को प्रीफर करेंगे और ज्यादातर केसेस में आपको इस सिचुएशन में एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक्ट ऑफ करेज, एक्ट ऑफ शेम, एक्ट ऑफ वैल्यूर, इसी तरह का ऑफ प्रीपोजिशन ज्यादा लगा हुआ मिलेगा, लेकिन विद प्रीपोजिशन का लगा होना भी संभव है, बस कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका 101 का दूसरा ऑप्शन है, आप लगाकर चलेंगे। आगे चल लेते हैं, ये है 102। 102 के ऑप्शन ये है, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप भी लगाने की कोशिश करो। इट टेक्स, ठीक है, इट किसको रिफर कर रहा है, जो एक्ट या जो एक्टिविटी पहले सेंटेंस में बताई गई है उसको, ठीक है, टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम, इतनी इंफॉर्मेशन को इट रिफर कर रहा है, इस एक्शन को, इस एक्टिविटी को इट प्रोनाउन रिफर कर रहा है। इट टेक्स ऑलमोस्ट नो वेंचर, वर्क, एफर्ट या अटेम्प्ट। देखो वर्क और अटेम्प्ट का तो आपको पता है, वेंचर का क्या मतलब होता है, वेंचर का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो डिफिकल्ट होने के साथ साथ डेंजरस भी हो और रिस्की हो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, ठीक है। एंड वेंचर का मतलब होता है, वेंचर नाउन होता है तो इसका मतलब होता है एन एक्टिविटी विच माइट बी रिस्की एंड डेंजरस। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को आप एडमायर करते हो, किसी के बारे में कुछ ऐसा बताते हो कि आपने उसको एडमायर किया है, आप उसको एडमायर करते हो, तो ये एक रिस्की एक्टिविटी है? नहीं, मीनिंगलेस है। इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड मीनिंगलेस है। वर्क भी कंटेक्स्ट के हिसाब से बाहर है, अटेम्प्ट भी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था एफर्ट, कि आप जो एक्टिविटी करोगे इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं तो ये कर लिया करो। इस तरह का जो है, इस तरह का कंटेक्स्ट जनरेट किया जा रहा है। इट टेक्स ऑलमोस्ट नो एफर्ट, तो 102 में आ जाना है एफर्ट, कि ये करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। 103 देख लेते हैं। यट, देखिए कोमा लगाकर पहली वाली क्लोज को अलग किया गया, यट को लगाया गया। यट एक कंजंक्शन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। अब यहां पर ये एडवर्ब तो है नहीं, जब ये यट एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टिल नाउ, तो इस मीनिंग में तो ये है नहीं। यट है कंजंक्शन के मीनिंग में, कंजंक्शन के फंक्शन में, और यट जब कंजंक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ता है। यट जिस क्लोज को जोड़ता है वो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की होती है। यट के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है वो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की होगी और लॉजिकली कनेक्टेड होगी। जो भी कॉन्ट्रास्ट होगा वो लॉजिकल कॉन्ट्रास्ट होगा पहली इंफॉर्मेशन से। ये कॉन्ट्रास्ट तो होगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब थोड़ी सी मीनिंग या एसेंस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो जो भी डिफरेंट या कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की इंफॉर्मेशन होगी वो पहली वाली इंफॉर्मेशन से लॉजिकली कनेक्टेड भी होगी। ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए यट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है, इट टेक्स ऑलमोस्ट नो एफर्ट yet it pays enormous dividend। dividends का मतलब profits या benefits, profits या benefits। enormous का मतलब हो गया extremely large, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है दूसरी वाली, ये इससे डिफरेंट नेचर की है, मीनिंग में अलग है, कॉन्ट्रास्ट है, और ये लॉजिकली कनेक्टेड भी है इससे। इस तरह की इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए यट लगाया जाता है कि ये जो आप ये जो एक्टिविटी है इसमें एफर्ट नहीं लगते लेकिन फायदा बहुत होता है। मैनी पीपल, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, 103 के ऑप्शन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। मैनी पीपल का यूज किया गया है और पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को जो है एक परमानेंट इफेक्ट के साथ दिया गया है। एक ऐसी बात बताई गई है जो कि परमानेंट नेचर की है। तो हैड स्पेंट होगा नहीं, हैव बीन स्पेंडिंग भी हटा दो, स्पेंट भी हटा दो, फिर तो स्पेंड ही बचा। क्योंकि मैनी पीपल प्लूरल नाउन है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेंट। स्पेंट्स ऑप्शन में दिया भी होता तो भी गलत हो जाता, ठीक है। मैनी पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स विशिंग दैट अदर्स वुड। 104 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अदर्स वुड कन्फेस देम, अक्नॉलेज देम, कंसीड, एडमिट। नहीं, देखिए कन्फेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कन्फेस का मतलब टू एक्सेप्ट एंड एडमिट
that you have done something wrong, आपने कुछ गलत कर लिया है, इसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। पुलिस के सामने कन्फेस कर सकते हो आप। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं कन्फेस करने के लिए, फादर के सामने कन्फेस करते हैं। एक्नॉलेज का मतलब क्या है? एक्नॉलेज का मीनिंग समझ लेते हैं। अब ये जो वर्ड है कन्फेस, ये ट्रांजिटिव नेचर का भी है, इंट्रांजिटिव नेचर की, दोनों तरह की वर्ब हो जाती है। कन्फेस जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव नेचर की भी है, इंट्रांजिटिव नेचर की है। एक्नॉलेज की बात कर रहे थे हम। एक्नॉलेज, देखो एक्नॉलेज का बेसिक मीनिंग अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ना, तो एक्नॉलेज में नॉलेज है, तो इसका क्या मतलब है? ब्रिंग समथिंग इनटू योर नॉलेज, LEDG, अपने संज्ञान में किसी चीज को ले आना, अपने नॉलेज डोमेन में किसी चीज को ले आना, ये इसका बेसिक मीनिंग होना चाहिए। लेकिन मोस्टली ये किस तरह के मीनिंग में एक्नॉलेज को यूज किया जाता है, ये सुन लो जरा। एक्नॉलेज का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। कोई चीज है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया। या टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये है भाई, तो आपने क्या कर लिया? उसको एक्नॉलेज कर लिया। या टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी की क्वालिटी को, किसी की इंपॉर्टेंस को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई ये इसमें क्वालिटी है, तो आपने क्या कर लिया? उसको एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, इस तरह के मीनिंग में जो है एक्नॉलेज को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह की वर्ब हमें चाहिए? एक्नॉलेज को देखते ही पता चल रहा होगा। मैनी पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स विशिंग दैट अदर्स वुड एक्नॉलेज देम, कि उनको एक्नॉलेज करें, लोग उनको इंपॉर्टेंस दें, लोग उनमें क्वालिटी की बात करें कि हाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इस टाइप के जो है मीनिंग को यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो सही वर्ड यहाँ पर हो जानी चाहिए थी एक्नॉलेज, कंसीड नहीं, एडमिट नहीं। ये हो गया 104। 105वें पर चल लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, कोमा लगाया गया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी कोमा लगाया गया है, इसको देख लो। इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड इफ दे आर जेन्युइन। देखिए सो एक कंजंक्शन है, एंड भी एक कंजंक्शन है। सो और एंड जो है कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन है। अनलेस भी एक कंजंक्शन है, हाउएवर कंजंक्शन नहीं है। ये है कंजंक्टिव एडवर्ब। अब कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होता है, इस पर अभी बात करेंगे। 5-10 मिनट इस कॉन्सेप्ट को देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और दूसरे कंजंक्टिव एडवर्ब के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जरा ये समझिए कि क्या यहाँ पर सो आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखिए सो लगाया जाता है रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, जो किसी चीज का लॉजिकल रिजल्ट हो या कॉन्सिक्वेंस हो, उस रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को रिफर करने के लिए। तो एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स इस बात का रिजल्ट है। इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, मतलब इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड इफ दे आर जेन्युइन, ये बात इस चीज का रिजल्ट है? नहीं है, तो ये भी नहीं आना था। एंड लगाया जाता है जोड़ने के लिए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड को लगाते हैं हम। ऐसा भी नहीं है कि किसी एंड को जोड़ा जा रहा है। और फिर देखिए दो कोमा है, कंजंक्शन लगा रहे थे तो कोमा की जरूरत ही नहीं थी, एक ही कोमा लग जाता है ज्यादा से ज्यादा अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रहे हो। तो एंड भी यहाँ पर फंक्शनली आता हुआ नहीं लगेगा आपको। अनलेस लगाते हैं किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है पहले वाले इंफॉर्मेशन के लिए कोई किसी तरह की कंडीशन है। आप मीनिंग निकाल कर देख लो, मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, कंटेक्स्ट समझ कर देख लो, कंडीशन है ही नहीं हो तो अनलेस को भी नहीं लगा सकते।
फिर हाउएवर आएगा या नहीं आएगा इसी पर बात करेंगे। और कंजंक्शन में और कंजंक्टिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, कंजंक्टिव एडवर्ब होते क्या है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वो कैसे लिखे जाते हैं, कंजंक्शन से कैसे अलग होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, जरा इस पर थोड़ा 5-10 मिनट चर्चा कर लो। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है। देखो कंजंक्शन के बारे में तो आपको पता ही है, कंजंक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला तो हो गया कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं कोऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, यानी कि सिमिलर, सिंटैक्टिकली जो सिमिलर हो, ग्रामेटिकली सिमिलर हो, सेम ऑर्डर पे, सेम लेवल पर हो, सेम स्टेटस पे हो, सेम औकात पे हो, ऐसी स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं हमारे फैन बॉयज। ये प्राइमरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। प्राइमरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इतने ही है, बाकी और 1-2 हो सकते हैं, तो वो प्राइमरी नहीं है, वो आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के फंक्शन में। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, पाई का मतलब यट, इसका मतलब हो गया सो। लिख देता हूं, फॉर, एंड, नोर, बट और यट, सो। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है हमारे। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ते हैं। दोनों क्लोज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और दोनों ही जो है सिमिलर रैंक की होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है। वर्ड्स और फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं। जब वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो वो भी सिमिलर रैंक के हों, पैरेलल स्ट्रक्चर हो, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, ज्यादा टाइम है नहीं लगाएंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दूसरे टाइप के हो जाते हैं आपके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सब ऑर्डर की, यानी कि डिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन केवल और केवल किसको जोड़ते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस को। जबकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ेंगे, वर्ड्स को भी जोड़ देंगे, फ्रेजेस को भी जोड़ देंगे। जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन केवल और केवल डिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ता है। और उन डिपेंडेंट क्लोजेस को डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने मीनिंग के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए मेन क्लोज के किसी कंपोनेंट पर डिपेंड करती हैं। वो जो क्लोजेस होती हैं वो मेन क्लोज के किसी कंपोनेंट के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन होती है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, इसीलिए उनको सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। तीसरे टाइप के होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिन पर हम पिछले 3-4 वीडियो में हमने बात की है। कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही एक्सटेंशन होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं, आइदर और, यहाँ कुछ लिखा होगा फिर और से कुछ जुड़ रहा होगा, इसी तरह से नाइदर और हो जाता है, इसी तरह से नॉट ओनली के बाद कुछ लिखा होगा फिर बट ऑल्सो से कुछ जुड़ रहा होगा। ठीक है, ETC लिखवाए थे मैंने अभी पिछली 1-2 वीडियो में, समझाया मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन को। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं। और चूंकि ये कोरिलेटिव होते हैं, रिलेट करते हैं किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से, तो उसको जिसको ये रिलेट करते हैं उससे पहले कोई डिटर्मिनर या एडवर्ब भी लगा रहता है रिलेट करने के लिए। ये हो गया कंजंक्शन के बारे में बात। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में पता है आपको, एग्जाम्पल क्या लिखा हूं, दो, ऑल दो, ठीक है, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, इफ। ये क्या है, सब ETC लिख देता हूं, और भी छूट गए होंगे काफी सारे। सब क्या है, बिफोर, आफ्टर, सब सारे के सारे क्या है, सबऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन है। हम बात कर रहे हैं कंजंक्टिव एडवर्ब से, CONJUNCTIVE, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब देखो एडवर्ब्स तो है ये, लेकिन ये कंजंक्टिव नेचर के हैं, मतलब कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी एडवर्ब्स ही हैं। मूल रूप से ये एडवर्ब्स ही हैं, एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, इनका मीनिंग ही एडवर्ब वाला है। लेकिन ये एडवर्ब कंजंक्टिव नेचर के हैं। और कंजंक्टिव से आपको पता चल रहा होगा कि जॉइन, कुछ जोड़ने की या कुछ फिक्स करने की बात हो रही है, कुछ ऐड करने की बात हो रही है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो जॉइन करने के काम में आते हैं। फिर दोबारा से सुनिए, कंजंक्टिव एडवर्ब एक ऐसी इंफॉर्मेशन को
जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो, दूसरी किसी इंफॉर्मेशन से, दूसरी किसी स्टेटमेंट से रिलेट या ज्वाइन करने के काम में आते हैं। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस को, दोनों इंफॉर्मेशन को सिंटैक्टिकली नहीं जोड़ते जैसे कंजंक्शन जोड़ते हैं। ये दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिकली नहीं जोड़ते, इसलिए सिंटैक्टिकल फंक्शन के हिसाब से देखें तो इनको कंजंक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंजंक्शन उसे ही कहा जा सकता है जो सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को जोड़ रहा हो। ये सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को नहीं जोड़ते, बट दो अलग अलग लिखे हुए इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, दो अलग अलग लिखे हुए इंडिपेंडेंट क्लोजेस को रिलेट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, उनके मीनिंग को, उनके एसेंस को आपस में रिलेट करके, ज्वाइन करके। इसलिए इनको कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है, एक ऐसा एडवर्ब जो ज्वाइनिंग, कंजंक्शन के सिमिलर फंक्शन में आ सकता है, ज्वाइनिंग फंक्शन में होते हैं। और एग्जाम्पल से समझाने की बात करूं तो कौन कौन से हमारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं? हाउएवर, देयरफॉर, consequently, moreover, furthermore, thus, hence, etc। और भी हैं कई सारे, इतने मैंने लिखवा दिया, आगे जैसे जैसे समय पर आते रहेंगे बात करेंगे। देखो इस चीज को ना, जो अभी तक मैंने कहा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी वॉज टायर्ड, ये सेंटेंस लिखकर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब ये स्टेटमेंट खत्म। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी वॉज टायर्ड, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा हाउएवर से शुरू करके। फिर ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, फिर यहाँ पर कोमा लगाना पड़ा मुझे। कोमा क्यों लगाना पड़ा अभी बताऊंगा। हाउएवर लगाकर कोमा लगाया। फिर मैंने लिखा सी वॉज टायर्ड, हाउएवर सी फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक से लिख देता हूं, हाउएवर सी फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखोगे दोनों सेंटेंस के मीनिंग, आपको आसान से सेंटेंस लिखे हैं मैंने। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ये इस वाली इन्फॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट है, इसका उससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस, इंडिपेंडेंट होने का मतलब दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हैं, बीच में मैंने फुल स्टॉप लगाया है जोड़ देकर। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की इन्फॉर्मेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रास्टिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रास्टिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन से पहले हमने एक वर्ड लगाया है हाउएवर, जो कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब कर क्या रहा है? फंक्शनली कंजंक्टिव एडवर्ब एक ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले लिखा गया है, या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन थी, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट था, फंक्शनली हाउएवर एक कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की इंफॉर्मेशन को दूसरे वाले स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। लेकिन सिंटैक्टिकली ये दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ज्वाइन नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर को कनेक्ट नहीं कर रहा, अभी भी दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो सिंटैक्टिकली इसको कंजंक्शन नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जाता है कंजंक्टिव एडवर्ब। ये कर क्या रहा है? ये फंक्शनली इस वाली इंफॉर्मेशन के मीनिंग को, इसके एसेंस को दूसरी वाली स्टेटमेंट से, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है। ये होता है कंजंक्टिव एडवर्ब, जो कि कंजंक्शन ना होते हुए भी मीनिंग या एसेंस को रिलेट कर देते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन से, दूसरे स्टेटमेंट से। अगर मैं यहां पर इस सेंटेंस में मैं यहां पर हाउएवर नहीं लिखता, अगर मैं सेंटेंस में हाउएवर नहीं लिखता, तो दोनों सेंटेंस अभी भी सही है। सी वाज टायर्ड एक अलग स्टेटमेंट हो गया, उसी लाइन में आगे को मैंने लिख दिया सी फिनिश्ड हर होमवर्क। अब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों क्लोजेस एक दूसरे से, सेंटेंस कहूंगा, क्लोज तो क्या कहूंगा, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से, दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आपको दोनों इंफॉर्मेशन पढ़कर ये लग रहा होगा कि इस इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन के बीच में कोई कनेक्शन है।
और वो कनेक्शन है कॉन्ट्रास्ट का और कॉन्ट्राडिक्शन का। ये वाली इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन की कॉन्ट्रास्ट है या कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब अपोजिट। मतलब दोनों स्टेटमेंट पढ़कर आपको ये लगेगा कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है कॉन्ट्रास्ट का या कॉन्ट्राडिक्शन का। तो बस उसी कनेक्शन को रिफर करने के लिए, उसी कनेक्शन को बताने के लिए हमने यहां पर हाउ एडवर्ब लगा देना है। अगर किसी और तरह का कोई कनेक्शन होता, मान लो ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती, तो मोर ओवर लगा देते। ये कोई लॉजिकल रिजल्ट होता, इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता, तो हैंस लगा देते। ठीक है, इसी तरह से जो है इस इंफॉर्मेशन को उससे रिलेट करने के लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब लगाते हैं। और कंजंक्टिव एडवर्ब जो है एक ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं दो स्टेटमेंट के बीच में। अब सिंटैक्टिकली तो ये ज्वाइन कर नहीं रहा, लेकिन इसके मीनिंग को या इसके एसेंस को फंक्शनली ये ऐड कर देते हैं, तो इसलिए इनको कंजंक्टिव कह दिया जाता है। और कई ग्रामरियन इनको कनेक्टर भी कह देते हैं। कनेक्टर, कनेक्ट कर रहे हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये होता है हमारे कंजंक्टिव एडवर्ब। अच्छा, इसी पूरी इंफॉर्मेशन को अगर मैं कंजंक्शन का इस्तेमाल करके लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लगाने पड़ेंगे कंजंक्शन। पहले एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, दो सी वाज टायर्ड। अब कंजंक्शन शुरू में लगा दिया तो कॉमा से अलग करना पड़ेगा। दो सी वाज टायर्ड, सी फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, दो सी वाज टायर्ड, सी फिनिश्ड हर होमवर्क। ये जो इंफॉर्मेशन दी मैंने अपोजिट रीजन, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन, ये इंफॉर्मेशन दी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर जोड़ दिया। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर भी मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ सकता था। अब देखो, ये एक ही सेंटेंस है, वो ऊपर जो लिखे हैं दो अलग अलग सेंटेंस है। मैंने लिखा सी वाज टायर्ड बट सी फिनिश्ड हर HW, मतलब होमवर्क। तो इस तरह इन दोनों सेंटेंस में मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया। इसी तरह से मैं स्टेटमेंट्स को कंजंक्टिव एडवर्ब से भी जोड़ सकता हूं। अब देखो, ये जो सेंटेंस, ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी है एक नंबर की, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहूं, मतलब मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ही स्टेटमेंट में देना चाहूं, यहां पर फुल स्टॉप का यूज न करके मैं यहां पर कोमा का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं, सी वाज टायर्ड, मोस्टली सेमीकोलन लगाकर पहले स्टेटमेंट को अलग किया जाता है। उसके बाद हाउएवर, जो कि एक एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब है। अभी मैंने इस तरह चिल्ला कर इसके बारे में बताया है। फिर कोमा लगाकर इसको अलग किया जाता है। फिर सी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसीलिए जो आपका क्लोज टेस्ट दिया गया वहां पर कोमा लगाया, हालांकि सेमीकोलन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिंगल कोमा लगाया है, जो भी उतना सही तो नहीं है बट सही है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? 105 का दूसरा ऑप्शन। क्या किया था मैंने? दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, कोमा लगा दिया। कोमा लगा के ये कह दिया कि ये वाला स्टेटमेंट अलग है और यहां से दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है या दूसरी क्लोज शुरू हो रही है, और ये जो है एक अलग इंफॉर्मेशन है। इस कोमा लगाने से पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल है कंजंक्टिव एडवर्ब को इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं यहाँ पर कोमा नहीं लगाऊंगा तो कोई भी इसको ये कह देगा कि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। कोमा इसीलिए लगाया है ताकि मैं ये रिफर कर सकूं कि ये अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग क्लोज है और ये एक अलग क्लोज है। दोनों क्लोज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये कोमा लगाया गया है। ठीक है, और ये कोमा ये बताता है कि ये जो हाउएवर है कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा। अगर कंजंक्शन होता तो कोमा लगाने की जरूरत पड़ती क्या? ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आप कोमा लगा सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है, मत लगाओ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी कोमा इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंजंक्शन को पहले लिख दिया था, लेकिन कंजंक्शन अगर बीच में कहीं आ रहा होता, जैसे हाउएवर आ रहा है, तो कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, एक 105 का दूसरा हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन बेकार है। तो इसी तरह से ठीक है, हमें समझना है
क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपकी तीनों स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अपने इम्प्रूव कीजिए। जो बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं वो बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़े, समझ कर पढ़े, और ध्यान से और समझ कर पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें और भी लाभ आपको मिलेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।